हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग जे सिंह कंपटीशन एकेडमी के द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 40 तक फर्स्ट पार्ट में देखा था। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 41 से आगे देखेंगे और देखेंगे कि और भी क्या हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आधुनिक भारत इतिहास के संबंध में जानकारी हो सकती है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 41 जो है, जिसमें लिखा गया है, कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा निम्न में से किसने कहा था। तो अश्विनी कुमार दत्त थे, जिन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन होते रहे हैं, प्रत्येक वर्ष होता रहा 1885 की बात से, और जिसको अश्विनी कुमार दत्त ने एक आलोचना के रूप में 3 दिन का तमाशा के रूप में कहा है। तो इनका कथन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस संगठन को सराय से तुलना की थी। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा कांग्रेस संगठन को सराय कहा गया। तो कांग्रेस संगठन को सराय के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संज्ञा दी गई थी। अब आगे चलें, अगर हम देखते हैं तो ये लॉर्ड डफरिन के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो उसमें भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और एक हम बात कर सकते हैं लाला लाजपत राय। ये सभी गरम दल के नेता हैं। तो लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो कि गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 की बात करें तो इसमें है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे। तो अभी हमने बताया कि एक जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, सूरत अधिवेशन हुआ था, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक गरम दल एक नरम दल में। और गरम दल में अभी हमने बताया कि लाल बाल पाल थे, और यहीं पे बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं थे, जबकि यहाँ पे व्योमेश डब्ल्यू सी बनर्जी, जिन्होंने 1885 में बम्बई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था प्रथम, उसकी अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर हम बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, उसके संस्थापक रहे हैं, प्रणेता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संयुक्त रूप से भारत रत्न मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले की जी के बारे में अगर हम चर्चा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु किसे कहा गया है। तो गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनैतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे, MG रानाडे। तो MG रानाडे को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो इस तरह यहाँ पे हमने व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 43, जिसमें से सिंपल प्रश्न है, लिखा है बंगाल विभाजन को निम्न में से किस वर्ष रद्द करने की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन को 1911 में 1911 में रद्द कर दिया गया था, जबकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। तो बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था इसको विरोध में लेकर के, और 1911 में पुनः पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एक करके बंगाल बना दिया गया। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन को निम्न में से किस वर्ष रद्द करने की घोषणा की गई। तो 1911 में। बंगाल विभाजन किसके समय में आया, तो लॉर्ड कर्जन के समय आया। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग दो डेट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, 1905 1911। 1907 अभी हमने डिस्कस किया कि सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो ध्यान रख सकते हैं प्रश्न संख्या 43 के बारे में। 44 में आते हैं, जिसमें एक सिंपल प्रश्न पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया है।
अभिनव भारत संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो अभिनव भारत जो संगठन था, इसके संस्थापक बीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर दोनों लोग मिलकर किए थे, जो कि एक गुप्त बोल सकते हैं संगठन था, और यह क्रांतिकारियों को सहायता दे रहा था। तो अभिनव भारत संगठन, या इसका नाम यंग इंडिया सोसाइटी भी है, यह भी हमको ध्यान रखना है कि अभिनव भारत संगठन का एक अन्य नाम है यंग इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक बीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर माने गए। तो यहाँ पे हम लोग इनके बारे में देख सकते हैं। बाकी आगे हम लोग इनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो एक प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात करें तो लाला हरदयाल थे, जिन्होंने अमेरिका में जाकर के प्रवासी भारतीयों को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए गदर पार्टी स्थापित की थी। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में गदर पार्टी के संस्थापक रूप में सोहन सिंह भकाना को जाना जाता है। तो दोनों चीज़ें हमको ध्यान रखना है। इन्होंने अमेरिका में जाकर के गदर पार्टी की स्थापना की थी प्रवासी भारतीयों को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए, जबकि भारत में गदर पार्टी के संस्थापक रूप में सोहन सिंह भकाना को जाना जाता है। और एक गदर नाम का एक पत्र भी निकलता था जो कि साप्ताहिक रहा है। तो 45 नंबर में हमने देख लिया। आगे चलें, 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। गरम दल और नरम दल में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में, जो कि सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस। ये देख सकते हैं कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस द्वारा की गई, जो कि दो भागों गरम दल और नरम दल में बट गया था। और हमने गरम दल के नेताओं को भी देखा, लाल बाल पाल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है नाम। प्रश्न संख्या 47 में आते हैं, और 47 में क्वेश्चन दिया गया है कि स्वशासन प्राप्ति हेतु तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना निम्न में से किस स्थल पर की थी? तो होम रूल लीग जो है 1916 में अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया था, जिसमें ये जगह है बेलगांव। तो बेलगांव में सबसे पहले जो पुणे में आता है, और बेलगांव में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, यानी घरेलू शासन को चलाया गया। 1916 की बात है, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि होम रूल लीग कब चलाया गया? 1916 में। पुणे जो कि बेलगांव जो कि पुणे में आता है, यहाँ से बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, जबकि मद्रास से एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो हमने प्रश्न संख्या 47 को देखा। अब 48 में आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया था, और इसी के विरोध में अगर हम बात करें तो कई लोगों ने भारत में आंदोलन किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को मतलब कि शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था, उसको यहाँ पे गांधी जी द्वारा काला कानून भी कहा गया। इसी के विरोध में अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यह जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर के किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग जो जगह है, वहाँ पर इनके द्वारा एक शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जाना था, जिसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर को यहाँ पे सूचना दी, और जिसकी वजह से यहाँ पे आधाधुंध गोलियां चलाई गई और कई लोग यहाँ पे मारे गए। अब इसके संबंध में अगर हम देखें तो प्रश्न जो बनता है कि काला कानून कौन कहा है? तो गांधी जी द्वारा। और यहीं पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है उसको त्याग दी थी। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके संबंध में एक पुस्तक लिखी गई नानक सिंह द्वारा, जिसका नाम खूनी बैसाखी है। तो खूनी बैसाखी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो खूनी बैसाखी किसकी रचना है? तो खूनी बैसाखी नानक सिंह की रचना है। एक बात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न वही जो जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग से। अभी हमने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड में निम्न में से किस भारतीय ने अंग्रेजों की मदद की थी? हंसराज ने। तो हंसराज ने यहाँ पे लालच में आकर के अंग्रेजों की मदद की थी। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं, और 50 में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? तो 1916 में। यहाँ पे जब होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग चलाया गया, उसी समय यहाँ पे गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। साबरमती आश्रम अगर हम बात करते हैं तो ये अभी भी है गुजरात में, साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में आता है उदयपुर में, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में जा कर के ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अहमदाबाद है वो किस नदी किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ें, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पे है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन निम्न में से कौन सा था? तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि चंपारण सत्याग्रह था 1915 में। गांधी जी भारत लौट के आए लगभग 9 या 10 जनवरी को, जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है, तो चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। और इसमें इनका जो आग्रह किया गया था जिसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद थे, फिर एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी थे, महादेव देसाई थे, उनके आग्रह पर जाकर के गांधी जी ने वहाँ पे इनका नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है खेड़ा एक जगह है गुजरात में जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी 1917 के बाद खेड़ा सत्याग्रह का भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा चलाया गया। जबकि असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, और फिर चौरा चौरी एक पुलिस थाने में कांड हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बंद करना पड़ा गांधी जी को, और वापस ले लेना पड़ा 1922 में। तो 1920 से लेकर के 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। यही प्रश्न है हमारा आगे 52 नंबर का कि चौरी चौरा कांड का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो असहयोग आंदोलन से है। तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा ये मामला है जो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चौरा चौरी कांड से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे बात करें 53 के बारे में, और 53 के संबंध में अगर हम देखते हैं तो प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को दोनों ने मिलकर बम्बई में की थी, जिसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं प्रश्न संख्या 53 के बारे में। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 54 में आते हैं, और 54 में हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया। और साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था उसमें 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्यों का एक दल था जो कि भारत में 1928 में आया था, और इसका जो मुख्य काम रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम था 1919 का, उसकी जांच करना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और चूंकि इसमें पूरे सदस्य जो हैं अंग्रेज थे यानी ब्रिटिशर्स थे, जिसका भारतीयों ने विरोध किया और गो साइमन गो साइमन गो बैक साइमन के नारे भी लगाए गए। आगे चलें, यहाँ पे हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है गांधी जी के। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कितने सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए? साबरमती एक जगह जो हमने बताया कि गुजरात में आता है। तो 78 लोगों के साथ इन्होंने प्रस्थान किया था दांडी मार्च के लिए। और दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला, जो कि लगभग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में ख़त्म की? 24 दिनों में। तो 24 दिनों तक जो है दांडी यात्रा किया गया। लगभग 78 लोग इसमें शामिल थे, और 425 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी तय की गई पैदल।
ठीक है। तो दांडी मार्च का संबंध यहाँ पे नमक कर के कानून को तोड़ने से जुड़ा रहा है, यह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 56, गांधी और इरविन के मध्य समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? 1931 में। तो गांधी और इरविन, तो लॉर्ड इरविन थे, उनके मध्य एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले ही, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था उसके पहले ही यह एक समझौता हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, जो एक गोल मेज में किया जाता था, जिसका नाम यहाँ पे गोल मेज रखा गया, जो कि प्रथम हुआ था 1930, फिर 31, फिर 32 में। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे चलें, प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं, 57 की। और 57 में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? वही अभी हम बात कर रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि 1931 में हुआ था। तो इसमें हमने देख लिया, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यह बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जबकि गांधी जी ने किस में लिया है? दूसरे वाले में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले गांधी जी ने किस में भाग लिया है? दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न संख्या 58 की बात करें, पूना समझौता जिसको पूना पैक्ट भी बोला जाता है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और निम्न में से किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आधुनिक भारत इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है, तो 24 सितंबर 1932 को पुणे में यह समझौता हुआ था, क्योंकि उसके पहले एक बोल सकते हैं कि अवार्ड, एक बोल सकते हैं अधिनियम आया था, कम्युनल अवार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट, 1932 में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यहाँ पे प्रेषित किया था, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जानी थी, जिससे गांधी जी आहत हुए और उन्होंने यरबदा जेल पर जाकर के यहाँ पे अनशन किया था। और वहीं गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य यहाँ पे पूना समझौता हुआ था। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को पुणे की यरबदा जेल में हुआ, ऐसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। तो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पाकिस्तान की मांग निम्न में से किसने किया? तो पाकिस्तान की मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ये देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान का शब्द का जो प्रयोग है, तो चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रहमत अली चौधरी का। तो रहमत अली चौधरी द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, कई बार एग्जाम में आता है, ये देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। महात्मा गांधी निम्न में से किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहते हैं? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था, तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के रूप में संज्ञा दी है। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। इस समय अगर हम बात करें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, और विंस्टन चर्चिल जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में, जो कि संविधान निर्माण से जुड़ा हुआ मामला था। तो उसके लिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा। उस समय भारत, अगर हम बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन पद पर आसीन थे, तो उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को ध्यान रख सकते हैं। 61 की बात करें, तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? तो कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो जो प्रस्ताव दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, तो इसलिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 अगस्त 1942। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जबकि अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, और इसके अलावा अगर हम बात करें एन एस गिल यानी निरंजन सिंह गिल, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, जिसको 1939 में स्थापना की है। जबकि 1943 में अगर हम बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस, एन.एस. गिल, इनका नाम आता है। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। और आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इनके बचाव पक्ष में शामिल वकील कौन थे? तो ये फैक्ट रूम में हम ध्यान रख सकते हैं कि इनके बचाव पक्ष में भूला भाई देसाई ने यहाँ पे वकील के रूप में काम किया था और बचाव पक्ष में यहाँ पे वकालत की थी। प्रश्न संख्या 64 की बात करें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो को प्रसारण किया? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था उषा मेहता के द्वारा। तो 1942 में जो कि भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, और उस समय अगर हम बात करेंगे तो उषा मेहता के द्वारा यहाँ पर जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, जो कि गुप्त तरीके से सूचना देने के लिए था। 65 की बात करें। प्रश्न संख्या 65 में आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, विंस्टन चर्चिल। अभी हमने चर्चा किया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उसके बाद चुनाव होगा और इस समय 1942 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, और दूसरी विश्व युद्ध के बाद चुनाव होगा इंग्लैंड में और क्लीमेंट एटली फिर बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो देख सकते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। 66 में आ जाते हैं। और 66 में अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि वित्त मंत्री थी, शामिल था। पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। एवी अलेक्जेंडर, ये एवी है, तो एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन शामिल नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, और उसी के इस मिशन की वजह से ही भारत में संविधान सभा का गठन होना शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। 67 की बात करें। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के माउंटबेटन योजना लाई गई थी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को किससे जुड़ा है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के। 68 नंबर की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है? सिंपल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। 69 में देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, वही क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भारतीय रूप में अगर बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी रहे हैं। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में ध्यान रखते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जिसमें लिखा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बताया कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। मदन मोहन मालवीय के जी बारे में बताया बीएचयू के संस्थापक रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं ले करके रहूँगा, ऐसा उन्होंने कथन कहा था। तो हम लोग 70 के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 71 में आते हैं। 71 की बात करें, निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के कभी अध्यक्षता नहीं की है, जबकि दादा भाई नौरोजी किए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे हैं, मदन मोहन मालवीय भी रहे हैं। तो अध्यक्ष नहीं रहे हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 72 नंबर में है कि पंजाब केसरी के रूप में कौन जाने गए? लाला लाजपत राय। ये सिर्फ फैक्ट है, इनमें कुछ ऐसे डिटेल नहीं मिलता है, तो हम लोग केवल यहाँ पे फैक्ट रूम में याद कर सकते हैं कि पंजाब केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तो हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था जो कि गुजरात में आता है। और 1938 के बाद जो अधिवेशन कांग्रेस का होना था 1939 में, वो त्रिपुरी में होता है, जो कि वर्तमान जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है।
तो त्रिपुरी अधिवेशन होना था, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, वहीं अध्यक्ष चुन लिया गया था। और यहाँ पे जो है बी पट्टाभी, सीतारमैया और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इनके बीच मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से इनको अपनी अध्यक्षता छोड़नी होती है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिया गया है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें भारत की खोज, तो भारत की खोज किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू। मिलता जुलता नाम है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बिहार से थे, उनके द्वारा लिखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को अगर हम बात करें तो महाप्रयाण घाट कहा जाता है, देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, समाधि स्थल इनकी शांति स्थल है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, बोल सकते हैं। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 75 नंबर में देखेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, हमने जब वहाँ पे डिस्कस किया था कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस संगठन की स्थापना की, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि प्रथम ब्रिटिश जो अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम जॉर्ज यूल। जबकि सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष हुए हैं वो थे अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जानकारी देख सकते हैं। जबकि प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे वो WC बनर्जी हुए थे, जिन्होंने बम्बई में अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, और 76 में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रश्न नंबर 76 के अगर हम देखते हैं तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो भगत सिंह जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, कई बार एग्जाम में आया। जबकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल ने कहा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, यह कथन मोहम्मद इकबाल का था। प्रश्न संख्या 73 की बात करें, 77 की बात करते हैं। और 77 में अगर हम देखें तो देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किसे प्रदान की गई थी। तो देश नायक की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पे प्रदान की गई थी। जबकि अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने कहा, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, एक दूसरे को उल्टा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किनको कहा है? सुभाष चंद्र बोस को। जबकि गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी? गांधी जी ने। जबकि महात्मा गांधी जी को किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। तो कुछ खास बातें यहाँ पे 77 से हमने जान लिया। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं और 78 में आते हैं। और 78 में अगर हम बात करें, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इरविन के समय कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो इरविन के समय लॉर्ड लिन लिथगो आयोग आया था, और लिन लिथगो आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए। कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। 79 की बात करें और प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि भारत चीन के मध्य जो है युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय ये हुआ था, और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। और बाद में इसमें जय विज्ञान जोड़ा गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, जबकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। 1971 में भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ था। तो देख सकते हैं इनके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है, अगर हम बात करेंगे तो विजय स्थल। विजय स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री।
देख सकते हैं। आगे हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 की। और इस तरह हमारा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा आधुनिक भारत का, जिसमें पूछा गया शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो शारदा एक्ट अगर हम बात करेंगे 1930 में पारित किया गया था। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 1930 में। और इसमें जो लड़की की विवाह की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। और बाद में क्या किया गया था कि लड़की की विवाह करने की उम्र 18 और लड़कों की 21 वर्ष की गई थी। तो शारदा एक्ट हम लोग ध्यान रख सकते हैं 1930 में, जो कि बाल विवाह से संबंधित रहा है। तो इस तरह हमने 80 प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किया, और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता था उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों।